गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में घर्षण टॉपिक पढ़ रहे हैं, घर्षण पार्ट पढ़ रहे हैं। इसे इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण क्या है, इसको समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे माना ये कोई तल है, इस तल पे हमने यहाँ पर कोई बॉक्स रखा है, कोई पिंड रखा है यहाँ पे। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, ये पिंड है माना सपोज 25 किलोग्राम का। इसका द्रव्यमान क्या है, 25 किलोग्राम। अब इस पे हमने क्या किया, बल लगाया। बल लगाया हमने इस पे केवल 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का, और पिंड का द्रव्यमान है 25 किलोग्राम। अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बल लग रहा है और इस पिंड का द्रव्यमान ये है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जब किसी पिंड पर बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। तो अगर हम इस पर त्वरण ज्ञात करें तो F बराबर m इंटू ए, ये न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। इससे अगर हम त्वरण निकालें तो त्वरण A बराबर F अपॉन m, और यहां पर तब हम F का मान रख देंगे। माना हमने 5 न्यूटन का बल लगाया और m का मान है 25, तो यह आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस वस्तु में 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है कि अगर इस वस्तु का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया गया, तो इस वस्तु के वेग में प्रत्येक सेकंड 0.2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होनी चाहिए। पर माना ये क्या है, ये पिंड स्थिर है। इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया, ये स्थिर रहा। 6 न्यूटन का बल लगाया, ये स्थिर रहा। 7 न्यूटन का बल लगाया, स्थिर रहा। अब ऐसा क्यों हुआ, जबकि गति के द्वितीय नियम अनुसार इस पिंड में 5 न्यूटन का बल लगने पे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होना चाहिए था। अर्थात इसके वेग में प्रति सेकंड 0.2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होनी चाहिए थी। इसका वेग प्रत्येक सेकंड 0.2 बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। ये दिख रहा नहीं यहाँ पे, ये अपनी जगह पे स्थिर है। ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए कि यहां पर इस बल का विरोध करने के लिए यहां एक विरोधी बल पैदा हो गया। इस विरोधी बल ने क्या किया, इसमें त्वरण उत्पन्न होने का विरोध किया, या इसमें सापेक्षिक गति का विरोध किया। ठीक है, इसीलिए उस विरोधी बल के कारण क्या हुआ, ये पिंड अपनी जगह पे स्थिर रहा, इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ, ये गतिमान नहीं हुआ। तो उसी विरोधी बल को हम कहते हैं घर्षण। तो अब घर्षण की परिभाषा क्या है, कि घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो पिंडों के मध्य सापेक्षिक गति होने पर उनकी गति का विरोध होता है। यानी अगर दो पिंड सापेक्षिक गति कर रहे हैं, जैसे ये तल था, इस तल के ऊपर ये पिंड रखा, तो अगर दो पिंड सापेक्षिक गति कर रहे हैं तो उनके संपर्क स्थल पे, यह है इनका संपर्क स्थल, ये संपर्क तल, इनके संपर्क तल पर गति की विपरीत दिशा में एक विरोधी बल पैदा हो जाता है, जिसे हम घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे माना हम इस पिंड पर आगे की ओर बल लगा रहे हैं, यानी इसकी गति की प्रवृत्ति आगे की ओर होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, इस पिंड और इस तल का जो संपर्क सतह, यह है संपर्क सतह, यह क्या कहलाएगी, संपर्क सतह या संपर्क पृष्ठ। तो इस संपर्क पृष्ठ पर पिंड के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, यहां पर एक विरोधी बल पैदा हो जाएगा, और उस विरोधी बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। ठीक है, कि
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर सापेक्षिक गति करती है तो सापेक्षिक गति की विपरीत दिशा में संपर्क सतह पर एक विरोधी बल लगता है जिसे हम घर्षण कहते हैं। यह घर्षण बल क्या करता है? ये पिंडों की सापेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है। अब जैसे यहां पर हम एक उदाहरण, जैसे इसका उदाहरण है, हम देखते हैं जैसे घर में एक बहुत बड़ी संदूक है, उस संदूक पे हम बल लगा रहे हैं, खिसकाना चाह रहे हैं उसको, पर नहीं खिसक रहा वो। जैसे यही वो संदूक है, ठीक है, मानो 50 किलोग्राम का संदूक था, अब इसमें हम बल लगा रहे हैं, नहीं खिसक रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं खिसक रहा होगा? वो इसलिए, ये माना धरातल है, क्योंकि ये पिंड जब ये धरातल पे रखा तो यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया इसका संपर्क पृष्ठ, यहां से लेके यहां तक। तो इस संपर्क पृष्ठ पर क्या होगा? विपरीत दिशा में, इस संदूक की गति की विपरीत दिशा में, यानी इधर की ओर बल लगा, बाह्य बल लगा इधर की ओर, ये बाह्य बल इधर की ओर लगा तो गति इधर की ओर होनी चाहिए थी। तो ये क्या होगा? संपर्क सतह पर गति की विपरीत दिशा में जो बल लगा है संदूक पे, उस विरोधी बल, घर्षण बल है वो, उस विरोधी बल ने क्या किया? इस पिंड को गति करने से रोका। तो घर्षण की परिभाषा क्या हो गई कि जब एक पिंड किसी सतह के ऊपर सापेक्षिक गति करता है या दो पिंड सापेक्षिक गति करते हैं तो सापेक्षिक गति, वहां पर संपर्क सतह पर सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यानी घर्षण बल किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण उस पिंड की किसी तल के साथ सापेक्षिक गति का विरोध होता है। अब क्या होता है इसमें, जैसे यहां पर इसको अगर हम ऐसे समझे कि ये एक पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान m है, तो इसका भार क्या हो गया? mg। ये इस तल पे रखा है ये पिंड, तो भार mg गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर लंबवत कार्य करेगा। तो यहां पर क्या होगा? अगर ये पिंड स्थिर है, यहां पर ये पिंड स्थिर है, तो इस भार की लंबवत दिशा में ऊपर की ओर, ये संपर्क सतह पर लंबवत दिशा में ऊपर की ओर भार की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा यहाँ पे, इसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जब ये पिंड स्थिर है तो ये प्रतिक्रिया बल और ये भार एक दूसरे की ठीक विपरीत दिशा में है। ये जो प्रतिक्रिया बल है ये गुरुत्व केंद्र से लंबवत ऊपर की ओर है और भार की विपरीत दिशा में है। अब हमने इस पिंड पर एक बल लगाया, ये वाला बल, ये इसकी द्वितीय स्थिति है इसी पिंड की, इस पे एक बल लगाया। बल लगने पे क्या होगा? जब ये बल आगे की ओर लगेगा तो बल आगे की ओर लगने पे ये जो प्रतिक्रिया बल वाली रेखा थी, ये जब बल आगे की ओर लगेगा तो ये ऐसा नहीं रहेगा, ये थोड़ा बाईं ओर हो जाएगा। यानी जब बल इस पे दाईं ओर के लिए लगा तो ये P वाला जो P प्रतिक्रिया बल था, इसकी क्रिया रेखा दाईं, ये बाईं ओर हो जाएगी ऐसी। तो बल दाईं ओर को लगा और प्रतिक्रिया बल P की क्रिया रेखा ये बाईं ओर होगी, ये इधर की ओर होगी। इस स्थिति में क्या हुआ? इस प्रतिक्रिया बल के दो घटक होंगे। एक घटक होगा इसका क्षैतिज घटक, यानी ये संपर्क सतह के समांतर घटक। तो प्रतिक्रिया बल P का इस संपर्क सतह के समांतर जो घटक है, एक वो इधर की ओर आ जाएगा। तो प्रतिक्रिया बल P का इस संपर्क सतह के समांतर जो घटक होता है, इस घटक को कहते हैं घर्षण बल। इसे क्या कहते हैं हम? घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, इसको हम घर्षण बल भी कह सकते हैं केवल। ठीक है, और यही घर्षण बल क्या होता है? ये इस बल को, ये इस बाह्य बल को संतुलित करता है। ठीक है, जब बाह्य बल को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ये जो घर्षण बल है, यानी इस प्रतिक्रिया बल P का इस संपर्क सतह के समांतर घटक, ठीक है, प्रतिक्रिया बल P का संपर्क सतह, संपर्क पृष्ठ के समांतर जो घटक होता है, इस घटक को घर्षण बल कहते हैं। ये घटक क्या होता है? बाह्य बल के, ये घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होता है। जैसे जैसे बाह्य बल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये घर्षण बल भी बढ़ता है, पर ये एक निश्चित मान तक बढ़ता है, उसके बाद इसका बढ़ना रुक जाता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। अब ऐसे ही जो ये बल P था, ठीक है, प्रतिक्रिया बल, जो कि पहले ये था
बल बाह्य बल बाईं ओर लगा तो ये कहाँ हो गया, ये दाईं ओर के लिए हो गया। तो इस प्रतिक्रिया बल P का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, यानी संपर्क पृष्ठ के ऊर्ध्वाधर घटक ये, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, ये भार mg के ठीक विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल P का जो लंबवत घटक है, इस घटक को हम R से प्रकट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है अविलंब प्रतिक्रिया बल। ये R क्या कहलाएगा इस टाइम, अविलंब प्रतिक्रिया बल। ये अविलंब प्रतिक्रिया बल ये भार mg के बराबर होता है, यानी R इक्वल टू mg। और इस P का संपर्क सतह के समांतर जो घटक होता है, इसको हम कहते हैं घर्षण बल। ये हमेशा किसके बराबर होता है प्रारंभ में, ये प्रारंभ में ये इसको हम घर्षण बल को हम Fs से प्रकट करते हैं, ये प्रारंभ में बाह्य बल के बराबर होता है। ठीक है, प्रारंभ में ये बाह्य बल के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, बाह्य बल को लगातार हम बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे हम बाह्य बल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो P की क्रिया रेखा ये लगातार बाईं ओर के लिए, पहले कम थी बाईं ओर, पहले ऐसा था, धीरे धीरे जैसे हम बाह्य बल F का मान बढ़ाएंगे तो P की क्रिया रेखा धीरे धीरे बाईं ओर को जाती जाएगी, ये चले गया इधर की ओर। अब यहाँ पर F का मान और बढ़ा दिया, तो F का मान और बढ़ा देने पे ये जो बल P की प्रतिक्रिया बल P की क्रिया रेखा ये और ज्यादा बाईं ओर को झुक जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका जो संपर्क सतह के समांतर जो घटक होगा ये वाला Fs, ये Fs इसका मान भी बढ़ जाता है। यानी जब बाह्य बल का मान बढ़ेगा तो Fs का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसी P का जो संपर्क सतह के लंबवत घटक है, तो P का जो लंबवत घटक है ये R, ये हमेशा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। अभी भी क्या है, इन दोनों स्थितियों में पिंड अभी भी स्थिर है, यानी बाह्य बल बढ़ा तो Fs भी बढ़ा। ठीक है, इसका मान भी बढ़ता गया और ये दोनों आपस में क्या रहे, बराबर रहे। तो जैसे जैसे हम बाह्य बल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, बल P की क्रिया रेखा ये बाईं ओर को लगातार झुकती जाती है। और ऐसा होने पे इस P का जो क्षैतिज घटक है, यानी संपर्क सतह के समांतर जो घटक है, इसको हम कहते हैं घर्षण बल। इस घर्षण बल Fs का मान भी क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो F का बाह्य बल F का मान बढ़ाने पे घर्षण बल Fs का मान भी लगातार बढ़ता जाता है, और ये Fs इस बाह्य बल F के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पिंड अपनी जगह पे स्थिर रहता है। इसके बाद अब यहाँ पर इस बाह्य बल Fs का मान बढ़ते बढ़ते ये बढ़ता है और F के बराबर होता है, पर एक लिमिट तक बढ़ेगा ये। इस Fs का मान बढ़ते बढ़ते अपने अधिकतम मान पे पहुंच जाता है। तो जब ये घर्षण बल अपने अधिकतम मान पे पहुंच जाएगा, उस समय क्या होगा, उस समय ये पिंड जो है, ये गुटका जो है, ये चलने ही वाला होगा, चलेगा नहीं पर चलने ही वाला होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब इस Fs का मान अपने अधिकतम मान पे पहुंच गया, उस समय इस बाह्य बल का भी कुछ ना कुछ मान रहा होगा, तो ये दोनों मान तब भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और उस समय जब ये Fs अपने अधिकतम मान पे, यानी पिंड स्थिर है और उस समय पिंड पर लगने वाला जो ये संपर्क सतह पर जो उत्पन्न घर्षण बल है ये अपने अधिकतम मान पे पहुंच गया, तो इस अधिकतम घर्षण बल को कहते हैं हम सीमांत घर्षण बल। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे, सीमांत घर्षण बल। इसके बाद बाह्य बल को अगर हम और बढ़ा दें, ठीक है, बाह्य बल को थोड़ा और बढ़ा दिया, तो यदि हम F की चौथी स्थिति, यदि F का मान और बढ़ा दें तो तब क्या होता है, अब ये पिंड चलने लग जाता है। हम देखते हैं घरों में या किसी भारी वस्तु को हम बल लगा रहे हैं उस पर खिसकाने के लिए, तो धीरे धीरे पहले क्या होता है, कम बल लगाने पे खिसकती नहीं है, पर जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते हैं, बाह्य बल का मान बढ़ाते हैं, तो एक लिमिट आने पे क्या होता है, एक बाह्य बल ऐसा होगा जिस पे लगने पे ये क्या होगा, ये पिंड खिसकने ही वाला होगा, खिसकेगा नहीं। उसके बाद अगर बाह्य बल को थोड़ा भी और बढ़ा दिया, इस स्थिति में यदि बाह्य बल को थोड़ा और बढ़ा दिया तो तब पिंड खिसकने लगता है, गति करने लगता है। ठीक है, तो वहां पे अब ये वाली स्थिति है वो कि अब पिंड पे बाह्य बल इतना ज्यादा लग गया कि ये पिंड अब मोशन में आ गया, गति में आ गया। उस समय ये जो बल की क्रिया, ये प्रतिक्रिया बल P की दिशा थी, ये अब बाईं ओर को नहीं, ये थोड़ा दाईं ओर को आ जाती है। और ऐसा होने पे क्या होता है, यहाँ पर जो घर्षण बल होगा, घर्षण बल कैसे निकालेंगे, P का, इस बल P का यानी प्रतिक्रिया बल P का संपर्क सतह के समांतर जो घटक होता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो इस बल P का इस संपर्क सतह के समांतर जो घटक होगा, ये वाला घटक, ये यहाँ पे क्या होगा, घर्षण बल होगा। तो जब पिंड गति की अवस्था में है
तब उस समय ये घर्षण बल कहलाएगा गतिक घर्षण बल। ठीक है, तो ये गतिक घर्षण बल हो जाएगा उस टाइम। तो जब पिंड पर क्या हो रहा है, बाह्य बल इतना लग रहा है कि वहां पर पिंड स्थिर है, परंतु पिंड में संपर्क सतह पर लगने वाला जो घर्षण बल है यानी सीमांत घर्षण बल ये अधिकतम हो चुका है। तो उस समय क्या होता है, उस समय ये घर्षण बल Fs ये होता तो बाह्य बल के बराबर है, पर ये Fs बराबर μsr होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले कारण क्या है इसका। ठीक है, तो घर्षण क्यों उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या है कि जैसे ये पिंड है, ठीक है, ये पिंड इस तल पे स्थित है। ठीक है, तो प्रत्येक पिंड में क्या होता है, जैसे इस ऊपर वाले पिंड का, ये पिंड मैंने अलग से बना दिया, इसकी जो सतह होगी, ये पृष्ठ, इन पृष्ठों पे परमाणु स्थित होंगे। ये तो ये वाला पिंड हो गया ये, और इसके नीचे हमने क्या रखा, ये दूसरा तल रखा। तो इस तल का भी क्या होगा, इसके भी पृष्ठ पे क्या होंगे, ये परमाणु होंगे ऐसे। ठीक है, अणु होंगे ऐसे। ठीक है, तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में रखा जाता है या दूसरे तल पे रखा जाता है, तो जो संपर्क सतह होती है, ये संपर्क सतह, इस संपर्क सतह पे क्या होता है, ये वाली, इस संपर्क सतह पर इनके पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है उसकी तुलना में संपर्क वाले अणुओं का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। यानी वास्तव में अगर हम देखें तो ये दोनों, यहां पर ये लग रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये हो गया संपर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी संपर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि ये और ये है। ठीक है, तो यहां पर संपर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है हमको, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। होता क्या कि इस पृष्ठ के जो नीचे अणु होंगे और इसके ऊपर जो अणु होंगे, केवल वही एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो ऐसा करने पे क्या होता है, जब एक पिंड किसी तल के ऊपर रखा जाता है तो वहां पर वास्तविक संपर्क में जो अणु होते हैं उनका क्षेत्रफल वो बहुत कम होता है, बजाय किसके, संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, वास्तविक क्षेत्रफल, संपर्क में आने वाले अणुओं का जो वास्तविक क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है। और इस कारण इसमें होता क्या कि ये जो, जब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में रखा जाता है तो यहाँ पर ये दोनों संपर्क पृष्ठ पर दोनों पिंडों के अणु एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, और ये इतने नजदीक आते हैं कि इनके मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हम ये मान सकते हैं दूसरे के चिपक गए, क्योंकि एक तल के ऊपर जब दूसरा पिंड रखा तो यहाँ पर संपर्क पृष्ठ पर इन दोनों पृष्ठों के जो अणु हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, और वहां पर ये बहुत नजदीक आने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल लगा, ये एक दूसरे से परस्पर जुड़ गए। अब यहाँ पर जब इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लग गया तो यानी अब ये हटाए नहीं जा सकेंगे, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो तब उस समय यहां पर पिंड पर लगाया गया बाह्य बल, ये क्या करता है, इन अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में इन अणुओं के मध्य स्वतः ही एक विरोधी बल पैदा होता है, जो कि बाह्य बल द्वारा गति कराए जाने का विरोध करता है, और अणुओं के मध्य लगने वाला वह विरोधी बल जो कि बाह्य बल के द्वारा गति कराए जाने का विरोध करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो यानी अणुओं के मध्य लगने वाला, जो संपर्क में रखे गए पृष्ठ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो गति कराए जाने का विरोध करता है, और विरोध करने का यही गुण घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल की दिशा क्या होती है, वो संपर्क सतह पर गति की विपरीत दिशा में होती है। अगर हम गति दाईं ओर कराना चाह रहे हैं तो बाईं ओर के लिए क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। अब है यहां पे इसमें, ये तो कारण हो गया उसका। अब स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो
जब दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और वो स्थिर अवस्था में हैं, तो उस दौरान संपर्क पृष्ठ पर लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे ये पिंड है, ये इस तल पे रखा है, अभी ये माना स्थिर है, इस पे बल तो लग रहा है पर ये तब भी क्या है, स्थिर है। तो यदि कोई पिंड किसी पृष्ठ पे किसी तल पे रखा है और पिंड स्थिर है, यानी जब दो पिंडों के मध्य कोई आपेक्षिक गति नहीं हो रही हो, तो उस दौरान संपर्क तल पर लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, और ये घर्षण बल जो होता है, स्थैतिक घर्षण बल, ये हमेशा बाह्य बल के बराबर होता है। अर्थात जैसे बाह्य बल और ये है स्थैतिक घर्षण बल, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल को Fs से प्रकट करते हैं। माना बाह्य बल हमने 1 न्यूटन का लगाया, तो स्थैतिक घर्षण बल भी कितना होगा, 1 न्यूटन। जब बाह्य बल 2 न्यूटन लगाएंगे तो स्थैतिक घर्षण बल भी कितना हो जाएगा, बढ़ के 2 न्यूटन। ये सेल्फ एडजस्ट होता है। स्थैतिक घर्षण बल सदैव हमेशा बाह्य बल के बराबर होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये लगातार हमेशा बाह्य बल के बराबर होगा। अगर हमने जैसे बाह्य बल को 3 न्यूटन किया तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। पर क्या होगा, लगातार जब आप बाह्य बल बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये पिंड चलने ही वाला होगा, चलने ही वाला होगा। माना इस पर सपोज 5 न्यूटन का बल लगने पे ये पिंड चलने ही वाला है, यानी 5 न्यूटन से अगर थोड़ा भी ज्यादा बल लग गया तो ये पिंड क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। तो माना हमने इस पे 4 न्यूटन का बल लगाया, तब भी ये गति नहीं करेगा, क्योंकि उस समय स्थैतिक घर्षण बल कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। और स्थैतिक घर्षण बल मतलब कि जब पिंड किसी तल के ऊपर क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो उस टाइम संपर्क सतह पे लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। इस घर्षण बल की उपस्थिति में क्या होता है, पिंड स्थिर रहता है। ठीक है, अब हमने कहा ये 5 न्यूटन का जब बाह्य बल लगा तो स्थैतिक घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ के 5 न्यूटन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बाह्य बल को बढ़ाकर क्या करते हैं, 5 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा कर देते, 6 न्यूटन कर देते हैं माना, तो अब ये स्थैतिक घर्षण बल नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल अपने अधिकतम मान पे पहुंच चुका है। तो स्थैतिक घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होता है और ये बाह्य बल के साथ लगातार बढ़ता रहता है, पर स्थैतिक घर्षण बल एक निश्चित मान तक ही बढ़ता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान कहलाता है सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो माना जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन था ये, और ये स्थैतिक घर्षण बल भी कितना हो गया था, 5 न्यूटन। इसके बाद हमने जैसे 6 न्यूटन कर देंगे तो अब ये नहीं बढ़ेगा, ये जो है 5 ही न्यूटन रहेगा। ठीक है, अब आपने बाह्य बल बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, बाह्य बल ज्यादा हो गया। ठीक है, बाह्य बल इस तरफ ये ज्यादा हो गया और स्थैतिक घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में क्या हो गया, ये कम हो गया। बाह्य बल है 6 न्यूटन और स्थैतिक घर्षण बल माना भी क्या है, 5 न्यूटन, तो ये कम हो गया। यानी बल को गति देने के लिए जो हम ये पिंड को गति देने के लिए जो बाह्य बल लगा रहे हैं ज्यादा है, और उसका विरोध करने वाला जो घर्षण बल है कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पिंड गति करने लग जाएगा। ठीक है, अब पिंड में गति शुरू हो जाएगी। तो स्थैतिक घर्षण बल अपने एक निश्चित अधिकतम मान तक बढ़ता है। तो इस निश्चित अधिकतम मान को हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको भी Fs से ही प्रकट करते हैं। तो सीमांत घर्षण बल क्या है, सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का चरम मान है, अधिकतम मान है। इस मान पर क्या होता है, पिंड चलने ही वाला होता है। अगर इससे अधिक बाह्य बल लग गया, इस सीमांत घर्षण बल से अगर अधिक बाह्य बल आरोपित हो गया तो पिंड गतिमान हो जाएगा। अब एक है इसमें सीमांत घर्षण के नियम। इसके नियम क्या हैं,
इसके दो नियम है मुख्यतः कि सीमांत घर्षण बल का मान पिंड की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है कि पिंड खुरदरा है या चिकना है। ठीक है, तो ये पिंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। कि सीमांत घर्षण बल का मान पिंड की प्रकृति अर्थात खुरदरापन, चिकनापन, चमक, इन चीजों पे सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है। जो खुरदरा पिंड, जिन पिंडों के तल खुरदरे होते हैं वहां पर सीमांत घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। जिन पिंडों के तल चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, स्मूथ होते हैं, वहां पर घर्षण बल का, सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दूसरा है कि यह जो है सीमांत घर्षण जो है ये संपर्क तल के क्षेत्रफल या आकार पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तीसरा है इसका कि सीमांत घर्षण Fs, सीमांत घर्षण Fs ये सदैव अविलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है R, ये यानी जो ये P था, P का ऊर्ध्वाधर घटक, ये R, इसे कहते हैं हम अविलंब प्रतिक्रिया बल। तो सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और अगर हम यहाँ पे इसको हटाएं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको हम म्यू एस लिखते हैं। तो Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो ये म्यू एस जो है एक नियतांक है, गुणांक है, इसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण गुणांक या घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी का अधिकतम मान है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखे होंगे। तो सीमांत घर्षण गुणांक या घर्षण गुणांक, यानी अगर कहीं पे ये गुणांक आ रखा है तो उसका मतलब वहां पर पिंड अभी गतिमान नहीं है, पिंड अभी क्या है, स्थिर अवस्था में है। Fs क्या है, सीमांत घर्षण बल, म्यू एस क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक, R क्या है, ये अविलंब प्रतिक्रिया बल है। अगर किसी पिंड के लिए म्यू एस ज्यादा है तो उसका अर्थ है कि उस पिंड को किसी तल पे गति कराने में उतनी ज्यादा कठिनाई होगी। और अगर म्यू एस का मान कम है, सीमांत घर्षण गुणांक का मान कम है, तो उस पिंड को तल पे गति कराना आसान होगा। इसके बाद हमने देखा कि स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ा और ये अपने अधिकतम मान में पहुंचा, तो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान कहलाए सीमांत घर्षण बल। इसके बाद क्या होगा, अब अगर हम बाह्य बल को और ज्यादा बढ़ाएं, ये वाली कंडीशन, यदि हम बाह्य बल को और ज्यादा बढ़ा दें तो अब पिंड क्या होता है, अब जो है स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ता, अब पिंड गति की अवस्था में आता है। ऐसी स्थिति में घर्षण बल लगता है, पर वो घर्षण बल कुछ और नाम होगा उसका, उसे कहते हैं गतिक घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल। गतिक या सर्पी घर्षण बल काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको हम Fk से प्रकट करते हैं इस बल को, गतिक घर्षण बल को। क्या है इसकी परिभाषा कि जब पिंड किसी तल के साथ सापेक्षिक गति करता है, यानी जब दो पिंड सापेक्षिक गति करते हैं, तो उस दौरान संपर्क तल पर गति की विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल कहलाता है। जैसे यहां पर है
इस पिंड पे दाईं ओर ये बाई बल F लगा। अब माना ये पिंड गति कर रहा है, अब दाईं तरफ, इस तरफ गति कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, गति की विपरीत दिशा में, यानी गति दाईं ओर हो रही है तो बाईं ओर की दिशा में क्या होगा, इस संपर्क सतह पे, संपर्क सतह माने जब जहां पर ये दो पिंड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, इसका ऊपर वाला तल, तो ये है संपर्क सतह, ये पिंड है, ये तल है, तो ये हो गया संपर्क सतह। तो इस संपर्क सतह पर इस गति की विपरीत दिशा में इधर की ओर एक घर्षण बल लगेगा। उस घर्षण बल को हम गति घर्षण या सर्पी घर्षण कहेंगे, उसको हम एफ के से प्रकट करते हैं। गति घर्षण की परिभाषा क्या हो गई कि जब दो पिंड आपेक्षिक या सापेक्षिक गति करते हैं तो गति की विपरीत दिशा में संपर्क पृष्ठ पर लगने वाला घर्षण बल गति घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल कहलाता है। इसे एफ के से प्रकट करते हैं। और इसके भी वही नियम है जो सीमांत घर्षण के नियम थे। गति घर्षण के नियम, तो नियम पहला वही है कि गतिक घर्षण पिंडों की या संपर्क पृष्ठ के खुरदरेपन पे या चिकनेपन पे डिपेंड करता है, ये पिंड की प्रकृति पे डिपेंड करता है। और दूसरा, ये संपर्क सतह की आकृति या क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या नियम है गति घर्षण का कि गतिक घर्षण पिंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात ये इस बात पे निर्भर करता है कि संपर्क पृष्ठ खुरदरा है या चिकना है, तो ये संपर्क पृष्ठ के खुरदरे और चिकनेपन पे निर्भर करता है। ये संपर्क पृष्ठ के आकृति या क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। और तीसरा इसका नियम कि गतिक घर्षण एफ के सदैव अविलंब प्रतिक्रिया बल आर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे सीमांत घर्षण के लिए आया था, वैसे यहाँ भी है कि गतिक घर्षण सदैव अविलंब प्रतिक्रिया बल आर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम म्यू के लिखते हैं, म्यू के इंटू आर। तो ये जो म्यू के है इसे हम कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। ये आ गया। हमेशा गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल वह घर्षण बल है जब दो पिंड एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में हैं, उन पे बाह्य बल लग रहा है पर वो स्थिर अवस्था में है। उस समय संपर्क पृष्ठ पर उत्पन्न घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। और गति के दौरान दो पिंडों की सापेक्षिक गति के दौरान संपर्क पृष्ठ पर लगने वाला गति के विपरीत दिशा में लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो गतिक घर्षण बल कहलाता है। तो गतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। गतिक घर्षण बल भी लिख सकते हैं इसको, गतिक घर्षण बल ये हमेशा छोटा होता है स्थैतिक घर्षण बल से या सीमांत घर्षण बल से। अब यहां पर एक ग्राफ है कि यदि हम किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल और उस पिंड में संपर्क सतह पर उत्पन्न घर्षण बल के बीच ग्राफ खींचे। जैसे हमने एक टेबल बना दी कि ये बाह्य बल का मान नोट किया एक टेबल में और दूसरे में उत्पन्न घर्षण बल का मान नोट किया और इनके बीच हमने वक्र खींचा। तो ये वक्र इस प्रकार का आता है। इस प्रकार, ठीक है। इसमें क्या है, ये O मूल बिंदु है, A
ये बी, ये सी। तो इसमें ये दिख रहा है कि ओ से लेके ए तक का जो भाग है ये रेखीय है। और इसमें एक बात और कि ओ से ए के बीच जितना बाह्य बल आरोपित हुआ उतना ही क्या हुआ, यहाँ पे घर्षण बल भी उत्पन्न हो गया। जैसे यहाँ पे बाह्य बल इतना था तो घर्षण बल भी उतना ही हुआ, फिर बाह्य बल इतना ज्यादा हो गया तो घर्षण बल भी बढ़ के उसी के बराबर हो गया। बाह्य बल इतना है तो घर्षण बल भी ठीक उसी के बराबर हो गया। तो होता क्या है, जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें संपर्क पृष्ठ पर ठीक बाह्य बल के बराबर स्थैतिक घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पिंड क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये जो है ओ से ए के बीच प्रकट हो रहा है। तो इस वक्र का जो हिस्सा ओ ए है, ओ ए भाग, ये इसी बात को प्रकट कर रहा है कि प्रारंभ में जब तक पिंड स्थिर अवस्था में है तब तक आरोपित बाह्य बल और उसमें उत्पन्न घर्षण बल हमेशा बराबर होते हैं। और यानी बाह्य बल को बढ़ाने पर घर्षण बल का मान भी ठीक उसके बराबर हो जाता है। और उस घर्षण बल को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। फिर घर्षण बल का मान लगातार, बाह्य बल को लगातार बढ़ाने पर घर्षण बल का मान भी लगातार बढ़ता है। घर्षण बल का मान लगातार बढ़ते बढ़ते अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। ये तो ये बिंदु ए पे घर्षण बल का जो अधिकतम मान है वो ये है, ये वाला। तो ये क्या है, ये बिंदु ए पे घर्षण बल का जो अधिकतम मान है ये क्या है, सीमांत घर्षण बल है, यानी ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है। ठीक है। तो जब स्थैतिक घर्षण बल का मान लगातार बढ़ता है बाह्य बल बढ़ाने पे, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब स्थैतिक घर्षण बल बढ़ते बढ़ते अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। इस मान को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल Fs। ठीक है। इसके बाद यहां तक भी क्या होता है, सीमांत घर्षण बल तक भी क्या होता है, बाह्य बल और सीमांत घर्षण बल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद बाह्य बल को अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ा दें, देखिए बाह्य बल इतना था तो सीमांत घर्षण बल भी ठीक उसके बराबर था। इसके बाद बाह्य बल को थोड़ा सा भी बढ़ा देने पे घर्षण बल का मान क्या होता है, घटने लग जाता है। ये घट गया, बाह्य बल बढ़ के इतना हो गया तो घर्षण बल पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो जब बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण बल से भी ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड गतिमान हो जाता है और उस दौरान संपर्क पृष्ठ पर लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। और ग्राफ में ये गतिक घर्षण बल जैसे यहाँ पर ले रखा हमने, ये डी पॉइंट है, तो ओडी क्या है, ये इसमें बाह्य बल लगा रखा है और इतने बाह्य बल पे क्या हो रहा है, घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण से कम हो गया है। अर्थात यहाँ पर पिंड क्या हो गया होगा, ए से ए बी सी वक्र का जो ए बी सी हिस्सा है, ये हिस्सा ये प्रकट कर रहा है कि पिंड अब क्या है, गतिमान है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये पिंड की गति की अवस्था को प्रकट कर रहा है और ओ से लेके डी तक का हिस्सा जो है ये पिंड की स्थिर अवस्था को प्रकट कर रहा है। तो ये इस ग्राफ से पता चलता है कि प्रारंभ में बाह्य बल बढ़ाने पे स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़कर बाह्य बल के बराबर होता है और उसी के बराबर होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब स्थैतिक घर्षण बल बढ़ के अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ये है, ये वाला। सपोज इसको हम ओपी लिख रहे हैं, तो ओपी ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है, इसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद बाह्य बल को और ज्यादा बढ़ा देने पे क्या होता है, अब पिंड गति की अवस्था में आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, घर्षण बल का मान, ये जो अब घर्षण बल का मान आएगा गति की अवस्था में, ये सीमांत घर्षण बल से कम आएगा। अब जो है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर देखिए इसको कि जब
पिंड गति करने ही वाला है, यानी यहां पर संपर्क सतह पे कौन सा बल उत्पन्न हो रहा होगा? सीमांत घर्षण बल उत्पन्न हो रहा होगा। तो सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी बल कौन होगा? ये P। ठीक है, ये P क्या है? ये परिणामी प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, P ये क्या है? परिणामी प्रतिक्रिया बल। परिणामी प्रतिक्रिया बल किसका परिणामी बल है? ये अविलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल का परिणामी बल है। तो सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है, इस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यहां पर देखिए, ये जो परिणामी प्रतिक्रिया बल है P वाली रेखा, ये अविलंब प्रतिक्रिया बल यानी R वाली दिशा के साथ जो कोण बना रहा है, ये वाला कोण, तो इस कोण को हम कहते हैं घर्षण कोण। तो ये P का नाम क्या है? सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी। ये P का मतलब वो है, और ये R क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया बल। तो इन दोनों दिशाओं के बीच का कोण घर्षण कोण कहलाता है। एक बार इसकी परिभाषा दोबारा बता रहा हूं कि सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा सीमांत घर्षण की स्थिति में अविलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल का परिणामी एवं अविलंब प्रतिक्रिया बल R के बीच का कोण घर्षण कोण कहलाता है, यानी P और R के बीच का कोण। तो P का मतलब क्या है? ये P का मतलब कौन सा बल है? ये है, P का मतलब है सीमांत घर्षण एवं अविलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी। अविलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी वो है P, और R क्या है? R है अविलंब प्रतिक्रिया बल। अविलंब प्रतिक्रिया बल। घर्षण कोण की परिभाषा क्या है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन की सीमांत घर्षण की स्थिति में सीमांत घर्षण एवं अविलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी एवं अविलंब प्रतिक्रिया बल के बीच का कोण घर्षण कोण कहलाता है। और यहां पर अगर हम इसके समांतर, ये संपर्क पृष्ठ के समांतर ये रेखा ये खींचें, ये वाली रेखा, तो ये क्या प्रकट करेगी? इधर की ओर ये प्रकट करेगी सीमांत घर्षण बल की दिशा। तो यहां पर इस समकोण त्रिभुज को अगर हम अलग से बना दें, इस वाले को, तो ये ऐसा बन रहा है। ये P की दिशा है, ये Fs की दिशा है, ये R की दिशा है, और ये कोण क्या है? ये है थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम tan थीटा निकाल दें इस वाले में, इस त्रिभुज में tan थीटा, ये वाला त्रिभुज हमने यहां पर बना दिया अलग से, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब की जगह पे आ जाएगा क्या? इसके लंब Fs बट्टे आधार, आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R। तो tan थीटा बराबर Fs अपॉन R। यहां पर थीटा क्या है? ये घर्षण कोण है, क्योंकि ये सीमांत घर्षण और ये P और R के बीच का कोण था। ये P मतलब सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी, R मतलब अविलंब प्रतिक्रिया बल, इनके बीच का कोण है ये थीटा, जिसे हम घर्षण कोण कह रहे हैं। ठीक है, तो ये tan थीटा बराबर Fs को हम क्या लिख सकते हैं? Fs इक्वल टू हमने पढ़ा था म्यू एस इंटू R। अभी हमने सीमांत घर्षण के नियम में पढ़ा था कि Fs बराबर क्या होता है?
एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर। ये एफ एस के स्थान पर रखा म्यू एस इंटू आर और अपॉन आर था ही, तो ये आ गया हमारा टेन थीटा बराबर म्यू एस। टेन थीटा बराबर म्यू एस। तो थीटा क्या है? घर्षण कोण है। म्यू एस क्या है? सीमांत घर्षण गुणांक। तो सीमांत घर्षण गुणांक हमेशा घर्षण कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है, या सीमांत घर्षण गुणांक हमेशा घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। आज हमने यहाँ पर घर्षण कोण, विभिन्न प्रकार के घर्षण कोण, घर्षण कोण के बारे में पढ़ा, घर्षण के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार के घर्षण के बारे में पढ़ा, घर्षण का कारण क्या है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे इसमें कि घर्षण के लाभ और हानियां। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, यानी इसके कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी हैं, और घर्षण को कम करने के क्या क्या उपाय हैं इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।